हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्टैटिक जी के क्लासेस कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और आज हम लोग एक नेक्स्ट क्लास कवर करने वाले हैं। इस क्लास के सारे क्वेश्चन आपकी किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ओके, तो देरी ना करते हुए दोस्तों आइए इस क्वेश्चन की सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो पहले ये ध्यान देना है मस्जिद है कहाँ पे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यह मस्जिद कहाँ? दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। ठीक, अगर कह दिया जाए भैया इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक, अभी जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यह गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसी गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था भैया गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब जो गुलाम वंश था तो गुलाम वंश का जो समय था वो 1206 से 1290 तक था। 1206 से 1290 तक था। किसका समय? गुलाम वंश का। ठीक, और गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का समय ये 1206 से 1210 था। इनके बाद इनका लड़का आराम शाह शासन करता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा कौन बनता है? तो आराम शाह बनता है। ठीक, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है भैया इनको लाख बख्श कामा कुरान ख्वां भी कहा जाता था। इसको लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान ख्वां भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो है कुरान की जो आयतें थी ना वो इसको पूरी लर्न थी और कुरान को बहुत अच्छे स्वर में ये पढ़ते थे। ठीक है, इस कारण इसे कुरान ख्वां कहा जाता था। ठीक, अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है भैया इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। अगर कह दिया जाए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक, इसी ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, अगर कह दिया जाए 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था भैया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। ठीक है, तो अगर कह दिया 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक, और इनकी मृत्यु जो है वो 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर के हुई थी। घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। माना जाता है कि यह पहली मस्जिद थी जो बनाई गई थी भारत में। ठीक है, अब ध्यान ये देना भैया कि ये जो आराम शाह है ये आराम शाह कुतुबुद्दीन का लड़का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का था। कौन? आराम शाह। ठीक है, आराम शाह का जो समय था ये था 1210 में बना था राजा। ठीक, और 1 साल तक रहा था लगभग। बाकी इनके बाद इल्तुतमिश जो है शासन करता है। ठीक है, और अगर कह दिया जाए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, चलो बच्चा आते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, अगला कह रहा भैया विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर, 2 दिसंबर, 29 जुलाई, 31 मई। तो भैया देखो 31 मई को पहले देखिए क्या मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस।
तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है भैया? बाघ दिवस, बाघ दिवस, टाइगर दिवस मनाया जाता है। ठीक। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगर कह दिया विश्व शौचालय दिवस भैया, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व शौचालय दिवस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आइए हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानते हैं। ठीक। ऐसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 22 मार्च जल दिवस। ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए 10 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक। अगर कह दिया जाए 30 जनवरी सर्वोदय या शहीद दिवस। सर्वोदय या शहीद दिवस मनाया जाता है कब? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपसे कह दिया जाए 1 जनवरी तो आप बताओगे DRDO स्थापना दिवस। DRDO स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक। अगर कह दिया जाए आपसे कि 20 मार्च, ठीक है, तो आपसे कह दिया जाए भैया 20 मार्च को गौरैया दिवस। ठीक है। अगर कह दिया जाए 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि जो है 14 जून तो क्या बताओगे? और रक्तदान दिवस। अगर कह दिया जाए आपसे 20 जुलाई शतरंज दिवस मनाया जाता है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? तो भैया विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन है, करा खिलजी वंश के किस शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? ठीक है, करा खिलजी वंश के किस शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी है कोई नहीं इनमें से। ठीक है, तो देखो भैया, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का समय 1290, ठीक है, खिलजी वंश का जो समय था वो था 1290 से 1320, 1290 से 1320 था। ठीक। अब ये जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था भैया खिलजी वंश का संस्थापक? तो आप बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी था। अभी जो जलालुद्दीन खिलजी थे ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की पुत्री से अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था। ठीक है, जलालुद्दीन की पुत्री से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है, जिस कारण ये इनके ससुर भी थे। ठीक, तो इसी अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन पाने के लिए जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। तो जलालुद्दीन के ससुर ही तो हुए। ठीक है, देखो भैया, ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी। क्या कर दी?
हत्या कर दी थी। क्यों कर दी? मैंने कहा कि देखो भैया, सबसे पहले बताया खिलजी वंश का जो समय था वो 1290 से 1320 था। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। अब जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की लड़की से विवाह भी किया था बाद में। ठीक है, तो जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी के ससुर भी हुए। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता पाने के लिए अपने ससुर जलालुद्दीन की हत्या कर दी थी। बात समझ में आ गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सत्ता पाने के लिए अपने ससुर जलालुद्दीन की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अब देखो यहाँ ध्यान देना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनका जो समय था वो 1296 से 1316 तक था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासन किया था वो 1296 से 1316 तक शासन किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को ही इसे सिकंदर ए सानी कहा जाता है। इसे सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर के नाम से भी अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता। क्यों? क्योंकि यह भी विश्व विजेता बनना चाहता था एज ए सिकंदर के जैसे, क्योंकि सिकंदर भी तो विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक, अब देखो इसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान देना। मलिक काफूर एक सेनापति था जो किसके यहाँ रहता था? अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ रहता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की क्या की थी? शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। इसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने की प्रथा को शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को शुरू किया? घोड़े दागने की प्रथा को। ठीक, और इसी ने ही सैनिकों का हुलिया प्रथा शुरू की। अर्थात जो सैनिक होंगे इसकी सेना के, उन सभी को एक ही ड्रेस दिया जाएगा। अर्थात जैसे बच्चे अदर स्कूलों में पढ़ते हैं तो आप लोग देख के बता देते हैं ये इस स्कूल का ड्रेस है, ये बच्चा वहाँ का है। ठीक है, तो वैसे इसने क्या किया? सैनिकों को हुलिया प्रथा मतलब लागू कर दिया कि उनका जो एक विशेष कलर का कपड़ा हो या फिर एक कोई विशेष पहचान हो जैसा उसके ग्रुप के सारे सैनिकों की होनी चाहिए। ठीक है, तो इसने इन सब चीज़ों को लागू किया था। ठीक, और इसने एक कार्य किया था जो था अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में करवाया था। ठीक, तो बच्चा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन करा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52, बी 61, सी 62 और डी 72। तो देखो भैया 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 कहता है, अनुच्छेद 61 में क्या है? तो यहाँ ध्यान देना, राष्ट्रपति पर महाभियोग भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा कि इसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 62 में क्या है? रिक्त पद की पूर्ति। ठीक है, जब राष्ट्रपति महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा तो उसके पद की पूर्ति भी तो की जाएगी। तो भैया क्षमादान की शक्तियाँ किसमें? अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है, अर्थात यह राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को के फांसी वगैरह को रुकवा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 58 में क्या है? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति की योग्यता। ठीक भैया, अब क्या क्या होना चाहिए ये तो आपको पता ही है। ठीक है, पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात पागल या दिवालिया ना हो, तीसरी बात इसके लिए 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। ठीक है, ये सब क्या राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। ठीक है, तो जैसे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां हैं वैसे राज्यपाल
राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 161 में है। फिर थोड़ा सा यहीं पे समझ लेना कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 17 में भैया अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत किसमें? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसमें है? अनुच्छेद 18 में। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 21, ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक भैया। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 25, ठीक है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन करा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया, आधुनिक भारत का मंदिर इसे किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री। अगर कह दिया स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप बताओगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जैसे कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे टिहरी बांध या परियोजनाएं वही हैं। ये किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक, जैसे आपसे कह दिया जाए हीरा कुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पे भैया? तो ओडिशा राज्य में है। ठीक, अगर कह दिया जाए भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, ठीक है, ये कहाँ पे भैया? ये आपका पंजाब राज्य में। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है, ये भैया आपकी कहाँ पे है? तो झारखंड राज्य में। ठीक है, झारखंड राज्य में से हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पे है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है। ठीक, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, तो देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन है लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका यहाँ पे की होगा। ठीक है, लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ओके, तो देखो भैया, लज्जा नामक पुस्तक के बारे में पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था उसी के बारे में इसमें उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था, लिख लो, इस पुस्तक इसको 1993 में, इस पुस्तक को 1993 में प्रकाशित किया गया था। 1993 में प्रकाशित किया गया था। ये किस भाषा में थी? तो बांग्ला भाषा में थी। ठीक, या किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में थी। बच्चा, इसमें मैंने क्या बताया? बाबरी मस्जिद के विध्वंस के फलस्वरूप बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार के बारे में इसमें बताया गया था। ठीक है, और इसकी जो लेखिका थी वो थी तस्लीमा नसरीन थी। ठीक, तस्लीमा नसरीन थी इस पुस्तक की लेखिका, और इसी के कारण इनको बांग्लादेश की बागी लेखिका
लेखिका कहा जाता है। अगर कह दिया जाए बांग्लादेश की बागी लेखिका किसे कहा जाता है, तो तस्लीमा नसरीन को कहा जाता है। ठीक, इनकी ये जो पुस्तक थी वो 1993 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन कुछ कारणवश इसको जो है बाद में बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसको बीच में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसे बीच में क्या क्या बंद कर दिया गया, 1997 में इसे पुनः प्रकाशित किया गया, लेकिन इस बार इसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया गया। ठीक, ये किस भाषा में आई, अंग्रेजी भाषा में आई थी। ठीक है, बाद में इसको किस भाषा में प्रकाशित किया गया, तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो अगर कह दिया जाए भैया बांग्लादेश का गठन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ। तो यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे वो शेख मुजीबुर रहमान थे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ओके, तो देखो भैया अगर कह दिया इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, तस्लीमा नसरीन। अब जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की जो राजधानी है, इसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा क्या है, टका है। ठीक है, और यहाँ का जो जो पशु है वो है रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है, तो ऐसी इन सब चीज़ों की आप जानकारी रखिए। ठीक है, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, सोजे वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया सबसे पहले तो ध्यान ये देना कि सोजे वतन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद्र, यानी मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद्र को ही कलम का सिपाही कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को, ये जो मुंशी प्रेमचंद है भैया, इनको क्या कहा जाता है, कलम का सिपाही भी कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो सोजे वतन है, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है देश का दर्द। ठीक है, सोजे वतन का अर्थ क्या होता है, देश का दर्द। और इसको लिखा किसने था भैया, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। और मुंशी प्रेमचंद को ही कलम का सिपाही कहा जाता है। और जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, इनका जो वास्तविक नाम था, इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, ठीक है, धनपत राय था। ठीक, इनकी अन्य रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं हम लिखेंगे। ठीक, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब भैया किसकी हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। फिर है मानसरोवर, फिर हो गया शतरंज के खिलाड़ी, फिर है पूस की रात, एक है सेवा, एक है इनकी सेवा सदन। कौन सी है, सेवा सदन। ठीक है, एक है प्रेमाश्रम। ये सब किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। तो देखो भैया अगर कह दिया जाए सोजे वतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताओगे मुंशी प्रेमचंद्र। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। इनका जो वास्तविक नाम वो धनपत राय। इनकी अन्य रचनाएं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि। अब अगर कह दिया जाए ऑप्शन नंबर ए इज, इसका क्या हो जाएगा, राइट। ओके, मुंशी प्रेमचंद। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं, रविंद्रनाथ, इनकी जो पुस्तक है वो है गीतांजलि। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है काबुली वाला। ये सब किसकी पुस्तकें हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के हैं। और महात्मा गांधी की जो है नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, मेरे सपनों का भारत, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मतलब मेरे प्रयोग, ये सब किसकी है, महात्मा गांधी की पुस्तक या पत्रिकाएं हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, तो देखो भैया करा गणगौर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक, तो गणगौर उत्सव भैया देखो कब मनाया जाता है, पहले ध्यान दो। यह होली के
होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। माना जाता है इस उत्सव में महिला और पुरुष सभी शामिल होते हैं और अपने अपने पसंद के लोगों से विवाह करते हैं। मतलब जो लड़का और लड़कियां होती हैं ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर उनके साथ भाग जाते हैं, अर्थात शादी कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब देखो जो राजस्थान है यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य अगर कह दिया जाए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आप बताओगे भैया राजस्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ठीक, अब यहीं राजस्थान में एक डांस बड़ा फेमस होता है, कालबेलिया। कालबेलिया एक होता है घूमर, एक कौन सा होता है? घूमर। ठीक है, ये सब कहाँ होते हैं? राजस्थान राज्य में होते हैं। यहीं पे एक होता है तेरा ताली फेस्टिवल भी यहीं मनाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान में मनाया जाता है। और एक चीज़ भैया ध्यान देना, राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत। पहली बात तो ये ध्यान देना, ये जो अरावली पर्वत है इसका जो विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक पार्ट है वो कहाँ पे है? आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और ये अरावली पर्वत जो है यह राजस्थान को 2 भागों में काटता है। 2 भागों में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ठीक है, और इसी अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है, बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भैया अगर आपसे कह दिया जाए कि गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन करा है ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का संबंध किससे है? अमृतसर मंदिर से, ओसामा बिन लादेन से, कारगिल युद्ध से, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भैया ये जो अमृतसर मंदिर है इससे ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध है। ऑपरेशन ब्लू स्टार्स का संबंध है। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ था? जर्नैल सिंह भिंडरवाले को मारा गया था। ठीक, कारगिल युद्ध से जो है वो है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय सन 1999 भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच। ठीक, तो ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओसामा बिन लादेन से। इसी ऑपरेशन के तहत ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। ठीक, कहाँ के सैनिकों ने? अमेरिका के सैनिकों ने। कब? सन 2011 में। सन 2011 में किसको मारा गया था? तो ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम 2-4 ऑपरेशन और ध्यान देते हैं। ऑपरेशन मुस्कान। ऑपरेशन मुस्कान का जो संबंध भैया है लापता बच्चों को खोजने से। लापता बच्चों को खोजने से है। ठीक है, लापता बच्चों को खोजने से। फिर एक ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन, तो देखो भैया ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। फिर एक है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो अगर कह दिया जाए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का संबंध किससे है तो ओसामा बिन लादेन से है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो देखो बच्चा आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, नारंगी, सफ़ेद। तो देखो भैया सबसे पहले तो आपको जानना है ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ठीक है, तो यह जो ब्लैक बॉक्स होता है यह टाइटेनियम धातु का
बना होता है। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है किस धातु का बना होता है, तो टाइटेनियम धातु का बना होता है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है कि इसका जो कलर होता है यह नारंगी रंग का होता है। किस रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। ठीक है, यह नारंगी रंग का होता है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसका कार्य क्या होता है, तो भैया जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वह किस कारण से हुआ है इसकी जानकारी ब्लैक बॉक्स में ऑटोमेटिक जो है संचित हो जाती है। ठीक है, या स्टोर हो जाती है, जिसके कारण ये पता लगाया जा सकता कि जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है किस कारण से हुआ है। ठीक, पहले जो ये ब्लैक बॉक्स हुआ करता था, ये ब्लैक बॉक्स जो हुआ पहले हुआ करता था ये लाल रंग का होता था, लाल रंग का होता था, लाल रंग का होता था। लेकिन पहले ये ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता था, लाल रंग का होता था, जिस कारण इसे रेड एग कहा जाता था, रेड एग कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसका रंग कैसा कर दिया गया, ब्लैक कर दिया गया, और ब्लैक बॉक्स का इसका रंग कैसा कर दिया गया, नारंगी कर दिया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो हमने कहा हवाई जहाज में पाया जाने वाला ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है, या किस धातु से बना होता है, टाइटेनियम धातु से बना होता है। और इसके बारे में आपको ये बताया गया कि यह जो ब्लैक बॉक्स होता है जब कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी जानकारी इसमें स्टोर हो जाती है कि वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ क्यों है। ठीक है, और जब प्रारंभ में ये था तो लाल रंग का होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नारंगी रंग का होता है। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ आपकी ये क्लास होती है समाप्त। और आपको ये जानकारी और ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।